नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आज आपके लिए जो एमसीक्यू का सेशन लेकर आए हैं, जो प्रैक्टिस सेशन, ज्यादा बेहतर होगा इस शब्द का अगर प्रयोग किया जाए कि हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन या अभ्यास सत्र आपके लिए लेकर आए हैं, उसका जो टॉपिक है वो है प्री मेडिवल पार्ट, यानी कि वो हिस्सा जब भारत में मुस्लिम आक्रमण हो रहे हैं और धीरे धीरे करके वो आक्रमण कुछ लूटपाट के उद्देश्य से और कुछ राज्य के स्थापना के उद्देश्य से, क्योंकि इसके ठीक बाद आपको दिखाई पड़ेगा भारत में एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा राज्य तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जिसे हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम पर जानते हैं और याद करते हैं। तो उससे पहले वाला जो हिस्सा है उसके बारे में पढ़ते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का आशीर्वाद और प्यार आपकी ओर से मिल रहा है, जिसे और थोड़ा सा बढ़ा दें, थोड़ा और सम्मान प्यार दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा लगेगा हम लोगों को। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने सवाल की ओर चलते हैं। जो हम लोगों का पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। When was the first Arabic invasion of India? भारत पर पहला अरबी आक्रमण कब हुआ, मतलब किसके द्वारा किया गया है। यहां पर कब का मतलब किसके द्वारा है, ठीक है, ईयर की बात नहीं कर रहा है। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करें अरबी आक्रमण को लेकर, तो पहला जो अरबी आक्रमण हो रहा है वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। यहीं पर लगे हाथ हम लोग ईयर भी देख लेते हैं। ये ईयर है 712 एडी का, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध के इलाके पर आक्रमण किया जा रहा है, ठीक। उस समय जो सिंध के राजा हुआ करते थे उनका नाम था दाहिर। कुछ ऐसे मामले बन गए थे जिसकी वजह से यह आक्रमण किया गया, जिसमें राजा दाहिर जो चच वंश से ताल्लुक रखते हैं उन्हें पराजय का और मृत्यु का सामना करना पड़ा है। कासिम के बाद आक्रमण किया है महमूद गजनवी ने, और गजनवी ने तो एक नहीं दो नहीं बल्कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। गोरी वो व्यक्ति है जिसने भारत पर आक्रमण किया, और आक्रमण ही नहीं किया बल्कि अब उसने भारत पर इस्लामी सत्ता को स्थापित कर दिया। गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में एक नए राजवंश की स्थापना की गई जिसे गुलाम वंश कहा गया, और उस गुलाम वंश के बाद ढेर सारे वंश आते हैं जिसे दिल्ली सल्तनत का नाम दे दिया जाता है, ठीक। अगले सवाल की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड इंडिया? मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में, 712 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में, या 1175 ईस्वी में, ठीक। अभी देखिए, ध्यान होगा, ठीक पहले वाले सवाल पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण हुआ था वो आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, यानी जो बी ऑप्शन है ये है। यह आक्रमण किया गया था सिंध के इलाके में, ठीक। अब देखिए, बाकी अगर ईयर्स की बात कर लें तो इन सालों में भी, इन ईयर्स में भी फॉरेन अटैक यानी विदेशी आक्रमण हो रहे हैं। जैसे 326 की अगर बात करें तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था मैसिडोनिया किंग, मैसिडोनिया का राजा जो कि यूनान में आता है, जिसे ग्रीक कहा जाता है, जिसके राजा को हम लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान के नाम पर इतिहास याद करता है। 1000 ईस्वी की बात करते हैं तो 1000 ईस्वी वाला साल वो साल है जब महमूद गजनवी 17 आक्रमण के पहले आक्रमण की शुरुआत कर रहा है। 1175 ये वो साल है जब मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की जा रही है। यानी कुल मिलाकर कासिम ने 712 में किया, और बाकी वाले साल में भी जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने अभी अभी आपके सामने किया। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। अगला सवाल है, हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान? सुल्तान की उपाधि किसने धारण की? इन नाम जो सामने दिए गए हैं इनमें से सुल्तान की उपाधि किसने धारण की? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दुनिया का पहला जो शासक है वो तो है महमूद गजनवी, ठीक है। महमूद गजनवी के द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की जा रही है।
और वो साल है 998 का, जब वो अपने पिता के स्थान पर गजनी राज्य के गद्दी पर बैठता है, वहां का शासक बनता है और वो सुल्तान की उपाधि धारण करते हुए अब अपनी सत्ता को आगे चलाएगा। कासिम की अगर बात करें तो कासिम खलीफा अल हज्जाज सेकेंड, जो कि अरब के खलीफा है, बगदाद के खलीफा है, उनके सेनापति के तौर पर जाना जाता है। मोहम्मद गोरी जो है ये गोर राज्य का शासक है, इसका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन साम है, लेकिन इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम है और इसने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की और कुतुबुद्दीन ने भी कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि उसने अपने आप को मलिक और सिपह सालार बताया है, सुल्तान नहीं बताया है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं भाई। Whose contemporary was अल-बरूनी? अल-बरूनी किसका समकालीन था? अल-बरूनी बहुत बड़े कवि कह लीजिए, विद्वान कह लीजिए, लेखक कह लीजिए, तो वो किसके समकालीन थे? मोहम्मद कासिम के, गजनवी के, गोरी के या कुतुबुद्दीन ऐबक के? तो देखिए अल-बरूनी जो है ये खीवा के रहने वाले थे। खीवा सेंट्रल एशिया का एक जगह है जहां पर महमूद ऑफ गजनी यानी कि महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया और अल-बरूनी को अपने साथ वो गजनी लेकर आता है। तो अल-बरूनी जिसके समकालीन है वो महमूद गजनवी है और अल-बरूनी के द्वारा किताब लिखी जा रही है जिसे हम लोग तहकीके हिंद या किताबुल हिंद के नाम पर जानते हैं। मैं नाम लिख देता हूं आपके लिए यहां पर, जिसे हम सब लोग तहकीके हिंद, तहकीके हिंद और इसी किताब को किताबुल हिंद भी कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसे तहकीके हिंद या किताबुल हिंद कहा जा रहा है, जिसमें भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। ठीक है, ये अल-बरूनी की किताब है। अल-बरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान मोहम्मद है और अभी हमने आपको बताया कि ये जो है गजनवी के साथ भारत में, यानी ये गजनवी के समकालीन है और गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया है तो ये भारत पर गजनवी के साथ आए भी हैं। आक्रमण के दौरान भारत की सभ्यता, खासकर राजपूत सभ्यता और राजपूत कल्चर से बड़े प्रभावित है हमारे अल-बरूनी, और उन्होंने फिर भारत के बारे में यानी तहकीके हिंद के जैसी किताब लिखी है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं भाई। अगला सवाल है, हु वाज द रूलर ऑफ पंजाब? अ कंटेम्पररी ऑफ महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का समकालीन पंजाब का शासक कौन था? जयपाल, आनंदपाल, राज्यपाल या विद्याधर चंदेल? तो देखिए अगर हम बात करें महमूद के पंजाब पर आक्रमण की, तो देखिए महमूद ने जो पंजाब पर आक्रमण किया है वो उसने आक्रमण किया है 1001 एडी में, 1001 ईस्वी में, और उसका समकालीन जो पंजाब का राजा है वो है जयपाल। जयपाल पर आक्रमण हुआ है, जयपाल को पराजित कर दिया गया है। जयपाल एक राजपूत राज शासक जिन्होंने सामना किया है बड़ी ताकत के साथ और अच्छी सी सेना के साथ, लेकिन इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा है। दुख हुआ इस बात को लेकर कि वो इस पराजय के बाद अपने राज्य की, अपने देश की, पंजाब के लोगों की, अपनी प्रजा की वो सुरक्षा नहीं कर पाए। तो गजनवी जब वापस चला गया लूटपाट करके, तो जयपाल इस पराजय से अपने जनता के सुरक्षा न कर पाने का जो उनको मलाल है, जो उनको दुख है, उससे वो बड़े परेशान है और अंत में वो आत्मदाह भी कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, भारत का एकमात्र शासक या भारत का पहला शासक जिसने आत्मदाह किया, जिसने अपने आप को चिता जलाकर समाप्त कर लिया है, वो आपके जयपाल हुआ करते थे। जयपाल का ही बेटा है जिसे हम लोग आनंदपाल के नाम पर जानते हैं। ये नगरकोट यानी पंजाब का एक हिस्सा आता है, वहां के शासक है। राज्यपाल और विद्याधर चंदेल वे भी गजनवी के समकालीन शासक है, लेकिन ये अलग अलग राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं भाई। Who was the king of Gujarat as the time of महमूद गजनवी invasion? यानी महमूद ने जब गुजरात पर आक्रमण किया था तो गुजरात का राजा कौन था? अब देखिए महमूद गजनवी का जब हम लोग याद करते हैं गुजरात पर आक्रमण, तो गुजरात पर आक्रमण नहीं याद करके हम लोग याद करते हैं सोमनाथ पर आक्रमण, है ना।
कि गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। तो सोमनाथ पर गजनवी ने जब आक्रमण किया था तो वो साल था 1025, और कुछ किताबों में 26 भी लिखा है, इसलिए हम दोनों डेट मेंशन कर देते हैं, 1025 या 26 में। ठीक, अमूमन 25 लिखा हुआ है। अब 1025 में जब आक्रमण कर रहा है तो उस वक्त गुजरात का राजा है कौन? तो उस वक्त गुजरात का जो राजा है वो है भीमदेव प्रथम। ठीक है, ए ऑप्शन जो है ये हम लोगों के गुजरात के राजा है, गजनवी के द्वारा जब आक्रमण किया गया सोमनाथ पर। कहते हैं ये युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए, माउंट आबू पर्वत पर जाकर छुप गए, कई सारी बातें हैं, लेकिन इसके बारे में कहीं कोई ऑफिशियल फैक्ट मिल नहीं रहे हैं। ये बात सच है कि गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा है, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, ये बात सच है। इसका मतलब कहीं ना कहीं भीमदेव या तो पराजित हो गए हैं या तो उन्होंने युद्ध नहीं किया, जो भी कारण रहा हो। यानी कुल मिलाकर हम लोगों को उस बात पर नहीं जाना, हम लोगों को तो बस याद रखना है कि गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का राजा कौन है, तो वो भीमदेव प्रथम है। यहीं पर देखिए नीचे बी ऑप्शन में दिया हुआ है भीमदेव सेकंड भी दिया है। देखिए भीमदेव सेकंड भी राजा है गुजरात का, ये दोनों ही गुजरात के राजा हैं। ठीक है, ये दोनों गुजरात के राजा हैं। ये दोनों जिस वंश से ताल्लुक रखते हैं उसे सोलंकी वंश कहा जाता है। ठीक है, भीमदेव द्वितीय जिसे हम लोग कह रहे हैं, इसके जमाने में मोहम्मद गोरी के द्वारा आक्रमण किया गया था 1178 में। लेकिन भीमदेव द्वितीय जिसे कुछ किताबों में मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है, उसने गोरी का सामना किया है। और इतना ही नहीं, भीमदेव द्वितीय की मां जिनका नाम नायिका देवी है, उन्होंने तो युद्ध का संचालन भी किया है। कुछ लोग कहते हैं युद्ध का संचालन न करके उन्होंने युद्ध नीति को बताया, कुछ लोग कहते हैं संचालन किया है। जो भी है, उनकी मां इस युद्ध में शामिल है, जिन्हें नायिका देवी के नाम पर जाना जाता है। और उन्हीं की रणनीति का परिणाम है, उन्हीं की वीरता का परिणाम और उनके बेटे की वीरता का परिणाम है कि गोरी को पराजित कर दिया गया, गुजरात में प्रवेश नहीं करने दिया गया। और यह युद्ध हुआ माउंट आबू पर्वत के पास एक जगह जिसे कयादरा मैदान कहा जाता है, वहां पर हुआ है। जयपाल की अगर बात करते हैं तो जयपाल गजनवी का समकालीन पंजाब का शासक है, और हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 तक कन्नौज से भारत की सत्ता का रूल कर रहे थे। ये वो अंतिम भारतीय शासक है या भारत का बड़ा शासक है जिसने पूरे भारत को इकट्ठा करके रखा हुआ है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं भाई। 7 नंबर का सवाल है, व्हाट वाज मोहम्मद गोरीज रियल नेम? मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन साम, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी। तो देखिए मोहम्मद गोरी का जो वास्तविक नाम है वो मोहम्मद गोरी नहीं है, वो वास्तविक नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। यानी जो हम लोगों का ए ऑप्शन है ये हम लोगों का आंसर है, शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ये मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम है। ठीक है, अब चूंकि वो गोर अफगानिस्तान का एक प्रांत इलाका है, गोर वहां का था, इसलिए उसके नाम के आगे गोरी लगा दिया गया इतिहासकारों के द्वारा, इसलिए वो मोहम्मद गोरी के नाम से परिचित हो गया, लेकिन उसका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन साम है। और कुछ ऐसे सिक्के भी मिले हैं भारत में, खासकर राजस्थान के इलाकों में, जिसपे मोहम्मद बिन साम लिखा भी हुआ है एक और दूसरी ओर लक्ष्मी देवी की आकृति भी बनी हुई है। यानी कोई हिंदू राजा था जो उन सिक्कों को चलाता था। इट शुड बी पॉसिबल कि ही वॉज पृथ्वीराज चौहान या उनके वंशज में से कोई था जो कि लक्ष्मी वाले अंकित सिक्कों को चलाते थे, जो पराजित हो गए और जिन्होंने सत्ता को स्वीकार कर लिया था गोरी के या मोहम्मद बिन साम के, तो वो सिक्के पर एक और अपने राजा के रूप में मोहम्मद बिन साम का नाम लिखवाने लगे। अब एग्जैक्टली वो पृथ्वीराज चौहान है कि उनके आने वाले वंशज हैं, कौन है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे सिक्के मिले जरूर है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि उस मुस्लिम शासक का नाम बताइए जिसके सिक्कों पर लक्ष्मी देवी का चित्र मिलता है, तो वो मोहम्मद बिन साम ही है। और सवाल में कभी कभी गोरी लिखकर भी आएगा, कभी कभी साम भी लिखकर आएगा। ठीक है, बख्तियार खिलजी इसी मोहम्मद गोरी का वो सेनापति है जो कि बंगाल की ओर चला गया और बंगाल की ओर जाते समय इसने
नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया, जो कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है, उसे तोड़ दिया गया है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम है और जिसको आगे चलकर भारत का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है गोरी के द्वारा, और गजनवी तो गोरी से पहले के गजनी प्रांत के शासक है। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं भाई। What year did चंदावर वॉर टेक प्लेस, यानी चंदावर युद्ध जो हुआ वो किस वर्ष हुआ? 1178, 1191, 1192, 1194। ठीक है, ये 4 साल में से जो दिए गए ऑप्शन में किस वर्ष चंदावर का युद्ध होता है, चंद्रवार का युद्ध होता है? ये जगह कन्नौज में आती है, तो कुछ जगहों पर कन्नौज भी लिखा हुआ है। तो देखिए, ये युद्ध हुआ है 1194 वाले साल में, जो हम लोगों का डी ऑप्शन है। और ये जो लड़ाई हुई है, ये लड़ाई हम यहां पर लिख देते हैं आपके लिए। ये लड़ाई हुई है जयचंद, जो कि कन्नौज के शासक थे, गहड़वाल वंश से ताल्लुक रखते थे और गहड़वाल वंश के अंतिम शासक भी थे जयचंद, उनके साथ हुआ। इस युद्ध में जयचंद्र की पराजय हो जाती है। पराजित जयचंद्र युद्ध में मार दिए जाते और कन्नौज से लेकर इलाहाबाद बनारस तक का जो काफी बड़ा साम्राज्य चल रहा था जयचंद्र का, वो चला गया है अब मोहम्मद गोरी के पास। 1178 की बात करते हैं तो 1178 ये वो लड़ाई है जिसे कयादरा युद्ध कहते हैं, जिसे लड़ा गया था भीमदेव द्वितीय के द्वारा अपनी माताजी नायिका देवी के साथ, जिसका उल्लेख अभी हम लोग कर रहे थे। 1191 और 1192 इस दोनों वर्ष लड़ाई हुई है, जिसे हम लोग कहते हैं तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध। यानी 1191 तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। गोरी इस लड़ाई में हार गया पहली लड़ाई में, लेकिन 1192 में उसने दोबारा आक्रमण किया। उस बार पृथ्वीराज चौहान हार गए, पराजित कर दिए गए। और फिर ढेर सारी कहानियां, कुछ लोगों ने कहा युद्ध के मैदान में मार दिए गए, कुछ लोगों ने कहा नहीं उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, कुछ इतिहासकारों ने कहा नहीं साहब उन्हें गोर ले जाया गया, अंधा करवा दिया गया। ढेर सारी कहानियां, कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को तो इस फैक्ट शीट से मतलब है। अगले सवाल पर आते हैं। किताब है हु कंपोज्ड द शाहनामा। शाहनामा एक किताब जिसकी रचना किसके द्वारा की गई? कुतबी, फिरदौसी, अलबरूनी, हसन निजामी। तो देखिए, शाहनामा जो किताब लिखी गई है वो गजनवी के राजकवि के द्वारा, गजनवी का जो पोएट है जिसे फिरदौसी के नाम पर जाना जाता है, तो आंसर है फिरदौसी। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है फारसी भाषा में। उतबी जो गजनवी का दरबारी इतिहासकार है, उतबी के द्वारा जो किताब लिखी गई है उसे हम सब लोग, किताब का नाम मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, तारीख ए यामनी के नाम पर जानते हैं। तारीख ए यामनी, इस नाम को मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि तारीख का मतलब होता है इतिहास, हिस्ट्री, डेट भी होता है लेकिन यहां पर इतिहास है। ए का मतलब होता है का की के, यामनी का मतलब है वंश, यानी गजनवी जिस वंश से ताल्लुक रखता है उसका नाम यामनी वंश है। तो उतबी जो कि कोर्ट हिस्टोरियन है, दरबारी इतिहासकार है गजनवी का, उसने यामनी वंश का पूरा इतिहास लिखा हुआ है इस किताब में। अलबरूनी, जिसका नाम अभी कुछ देर पहले हम लोग ने लिया था, अलबरूनी की प्रसिद्ध किताब हम लोग ने लिखा भी था, तहकीक हिंद या किताबुल हिंद है, जो भी गजनवी के ही दरबार में है, उनके ही दरबार के प्रसिद्ध विद्वान के तौर पर जाने जाते हैं। हसन निजामी जिन्होंने ताजुल मासिर नाम की किताब लिखी है, ताजुल मासिर हसन निजामी के द्वारा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, ठीक है, ये दोनों के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक, चलिए भाई अगले और अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। हु वॉज द किंग ऑफ सिंध एट द टाइम ऑफ कासिम इन्वेजन, यानी कासिम के आक्रमण के समय, यानी 712 ईस्वी में सिंध का राजा कौन था? दाहिर, जयपाल, जयचंद्र या पृथ्वीराज चौहान? तो देखिए, जब कासिम ने आक्रमण किया 712 वाले साल में, तो सिंध के राजा हुआ करते थे दाहिर। हम लोग ने चर्चा भी किया था, किंग वॉज दाहिर। दाहिर जिस वंश से ताल्लुक रखते हैं उसे हम सब लोग चच वंश के नाम पर जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दाहिर हुआ करते थे राजा, दाहिर से युद्ध हुआ है, दाहिर ने वीरता पूर्वक सामना किया लेकिन पराजय का सामना करना पड़ा है। जयपाल
गजनवी का समकालीन पंजाब का राजा है। जयचंद्र पर अभी हम लोग ने पिछले सवाल पर चर्चा किया था, ये गोरी का समकालीन कन्नौज का राजा है। और पृथ्वीराज चौहान गोरी के ही समकालीन दिल्ली के, जिसे कभी किसी जमाने में राय पिथौरा के नाम पर भी जाना जाता था, तो वहां के शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो ये अर्ली मेडिवल इंडिया पार्ट का वो हिस्सा था जिसके कुछ सवाल जिस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, और अगली मुलाकात अगले टॉपिक पर किया जाएगा। बस आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम लोगों के साथ बना रहे, यानी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, हम लोगों को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा, और एज सुन एज पॉसिबल हम आपके लिए और फैसिलिटीज लेकर आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।